नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये वीडियो भी जो है आपको दो पार्ट्स में मिलेगी। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के आधे भाग को और दूसरे पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले विद्युत धारा क्या है, ये सवाल उठता है मन में। तो आपने देखा होगा कि अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कोई भी जगह जहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई भी जगह जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है स्वतः। ये बात कुछ और है कि साधारण जीवन में हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसके प्रभाव को देख पाएंगे। चाहे जितना भी पतला विद्युत धारा, चाहे कितनी भी पतली तार हो, चुंबक हो, चालक हो कितना भी पतला, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ये क्या होता है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। इसी के प्रभाव को हम बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां कहीं भी विद्युत धारा होती है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे की जैसी बनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और चुंबक के कुछ गुण होते हैं, उनको मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। एक होता है उत्तरी सिरा और दूसरा दक्षिणी सिरा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव, इंग्लिश में से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहते हैं। और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम उत्तर ध्रुव को, यानी दो मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव को एक साथ लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। और वैसे दक्षिण ध्रुव भी अगर दो चुंबक के दक्षिण ध्रुव भी लेके आएंगे तो भी दूर भागेंगे। आकर्षण होगा तब जब हम असमान ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव, किसी एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी दूसरे चुंबक के अगर दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाए तो चिपक जाते हैं, उनमें आकर्षण बल लगता है। ठीक उसी रूप से स्वतंत्र रूप से लटकाए हुए चुंबक लगभग उत्तर दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी में भी पिघला हुआ बहुत भारी मात्रा में, बीच में सेंटर में उसके पिघला हुआ लोहा है और निकेल है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर है पृथ्वी पर, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सोलर जो रेडिएशन आती है हमारे यहाँ पे, यानी कि जो सौर रेडिएशन, सौर विकिरण जो आती है सूर्य से, जो लाखों हजारों किलो जूल की जो है ऊर्जा आती है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है, उससे वो हमें बचाती है। यानी उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारी पृथ्वी बची हुई है अभी तक सोलर तूफान से। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है, ठीक है, वह क्षेत्र जो किसी विद्युत धारा चालक के चारों ओर होता है। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, जहां तक चुंबक के प्रभाव को, उसके बल को महसूस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। यानी इसकी हम जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम नापते हैं टेस्ला में। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है, यानी कंपास की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात, ये सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और राशि दोनों होते हैं। तो दिशा तो है इसमें, आप देख ही रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ, तो ये दिशा हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसी भी विद्युत धारा के चारों तरफ
या फिर यूं कहें किसी मैग्नेट के चारों तरफ, यानी कि चुंबक के चारों तरफ कुछ इस तरीके का होता है। इसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये रेखाएं हैं, ठीक है। ये देखिए आप, इसके गुण विशेष गुण होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले दिखा दिया कि हमेशा नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे, चुंबकीय किरणें निकलेंगी और वो कहाँ पे जाएंगी? दक्षिणी ध्रुव में। जी हाँ, इसको याद रखें अच्छी तरीके से। आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय रेखाएं गमन करती हैं, जबकि अंदर की तरफ इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे इन एरो को कि दक्षिणी ध्रुव से ये चला गया है उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो चुंबक के अंदर जो दिशा होती है, ठीक उसके बाहर जो है उसकी उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गमन करती हैं, चलती हैं। तो बाहर चलती हैं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव और अंदर चलती है दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। आइए अब इसके 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं। तो क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो बंद वक्र आपने देखा ही, ये वक्र है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये बंद है, ठीक है, कहीं से ओपन नहीं है। और सेकंड कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, यानी कि जब बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसकी रेखाएं बहुत पास पास होंगी। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी अगर यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर ये जो रेखाएं हैं पास पास होंगी तो इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो ये आपने एक छड़ चुंबक का एग्जाम्पल देख के समझा। आइए बात कर लेते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड का। दोस्तों ये जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की, ठीक है। इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, जो कि इन्होंने 1820 में की थी, यानी कि 1820 में। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास चालक है, यानी कि अगर आप बिजली से कोई यंत्र चलाते हैं या फिर और कोई दूसरी चीज भी करते हैं, तो सबसे पहले उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका पता लगाया था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने 1820 में, ठीक है। तो उसके अंदर जो दिशा होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा और विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो उसका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दक्षिण हाथ का अंगूठे का नियम। तो अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की तरफ संकेत कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ इस तरह से गति में करती हैं। अगर ये आप ऊपर की तरफ कर लेंगे तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो बदल जाएगी। ये आप याद रखें, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में ये आता रहता है। अब हम बात करते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो कि मैं आपको अभी तक बताता रहा हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र के चालक हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्त द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, ऐसे, ओके। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का दिक्सूचक से दी जा सकती है और चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, यानी चालक के, ये देखिए आप यहाँ पे चित्र में, ये देखिए चालक जो है इसके ऐसे निकट वृत्त जो है पास पास आ जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की शक्ति होती है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र अल्फा डायरेक्टली, यहाँ पे मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं समानुपात का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो चुंबकीय क्षेत्र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा की शक्ति के, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है जितनी अधिक विद्युत धारा होगी उतना अधिक होगा। और चुंबकीय क्षेत्र इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चालक से दूरी के, यानी कि अगर हम चालक से दूर जाएंगे, यानी कि दूर चलते जाएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाले सर्कल में विद्युत धारा का जो प्रभाव है, यानी चुंबकीय प्रभाव, वो चुंबक यहाँ ज़्यादा महसूस होगा। फिर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़ा और कम, और दूर जाएंगे तो और कम। तो यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र समानुपातिक है चालक से दूरी के। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र अल्फा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र
जो होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि धारा की शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप करंट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रमाण है यानी कि जो उसकी शक्ति है वो भी बढ़ती जाएगी और क्षेत्र रेखाएं बहुत सारी हो जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉश पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी विद्युत धारावाही जो वृत्ताकार पथ का है उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है उसको जान लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है दोस्तों एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, दूसरा वृत्त, फिर उसके बाद वृत्त, फिर उसके बाद वृत्त। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। देखिए यहाँ पे कि जब तार से दूर जा रहे हैं तो इसके जो वृत्त है पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, और बड़ा है, और दूर जाएंगे और बड़ा हो जाएगा। तो विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। तो पॉश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ये जो पॉश पॉश लिखा है दोस्ती, पास का मतलब क्या है? इस कुंडली को ही पास कहा गया है, ठीक है, इसको पास कहते हैं इस कुंडली को। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे कैसी दिशा है और टर्म्स पे यानी कि वैसे कैसी दिशा है यहाँ पे, और आप बीच में यहाँ देखें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ दिशा है। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पॉश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। यानी चुंबकीय क्षेत्र को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं वृत्ताकार पॉश में। तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपातिक होता है चालक में, ठीक है, चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की, मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत धारा के समानुपातिक होता है, यानी जितना अधिक विद्युत धारा होगी उतनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगी। और चुंबकीय क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है चालक से दूरी के। यानी कि चालक से अगर दूर रहेगी, जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे, या आप पहले भी ऊपर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, जी हाँ, नंबर ऑफ टर्न जितने अधिक होंगे कुंडली संख्या उतनी अच्छी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगे, यानी कुंडली के फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी। जैसे आप धागा लपेटते हैं किसी चीज़ पे, मांझा लपेटते हैं चरखड़ी में, ठीक वैसे जितने ज़्यादा आप लपेटेंगे तार को उतना ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बनेगा, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लास्ट टाइम पढ़ते हैं, एक आज का जो टॉपिक है वो है परिनालिका। तो परिनालिका क्या होती है? मैं आपको इसका यही बता सकता हूँ कि कोई भी पाइप लीजिए पतला सा और उस पर तार लपेट दीजिए अच्छे तरीके से, दोनों ओर से एक एक सिरा निकाल दीजिए, यानी कि जहाँ से आपने लपेटना शुरू किया है, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने लपेटना शुरू किया, यहाँ छोड़ दीजिए और लपेट दीजिए किसी चीज़ को, उसे बाहर निकाल लीजिए और अंतिम सिरा जो आपने लास्ट में लपेटने के बाद पकड़ा है। तो ऐसी स्ट्रक्चर देखिए, ये बेलनाकार है, बेलनाकार यानी कि हमने इसके अंदर जो सामान था उसको निकाल लिया और इसको लपेट कर बेलनाकार बना दिया। तो परिनालिका क्या होती है? इसे ही हम बोलते हैं परिनालिका, कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। यानी इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, लेकिन ये ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बेलन होता है वैसे ही सीधा होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं परिनालिका। तो अब इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल छड़ चुंबक के जैसा होता है। ओके, छड़ चुंबक कैसा होता है? एक छड़ के नुमा, जो हमने सबसे पहले इस वीडियो में देखा था ऊपर की तरफ। उसके बाद बात करते हैं परिनालिका की कुछ विशेष परिस्थितियों की, कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर तो उत्तर से दक्षिण होती है, लेकिन परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर ओर की होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। हाँ, इसे समझ लें दोस्तों, यानी परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है। तो विद्युत चुंबक के जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि विद्युत के द्वारा बनाया जाएगा, और अस्थायी चुंबक वो जो प्रकृति में मिलता है, इसे हम प्राकृतिक चुंबक भी कह सकते हैं। तो विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से
चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, और अस्थायी चुंबक में आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इसमें इसकी शक्ति बदली जा सकती है, और अस्थायी चुंबक की शक्ति हम नहीं बदल सकते, वो निश्चित होती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, पर ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जो चुंबक विद्युत चुंबक होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और जो अस्थायी चुंबक होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, उसका प्रभाव ज़्यादा दूर तक नहीं दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू यूजर हैं तो, और सब्सक्राइब के बटन में एक बेल है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी हमारे चैनल की वो मिल जाएगी। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।